2006 का साल था। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा, सूखा और धूल से भरा कस्बा दानापुर। यहाँ के दिल में एक प्राचीन पत्थरों से बना सिंचाई कुआं था जो पीढ़ियों से खेतों को पानी देता आ रहा था। लेकिन अब वहां सिर्फ पानी नहीं, डर भी पलता था। 10 साल पहले एक औरत लीला, जिस पर जादू टोने का आरोप लगा था, उसी कुएं के पास मरी पाई गई थी। तभी से लोग कहते हैं कुएं में कुछ अशुभ है। पिछले 1 साल में 3 औरतें बिना किसी संघर्ष के उस कुएं में मुंह के बल डूब मरी और अब कुएं के चारों ओर फुसफुसाहटों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी रहस्य की तह तक जाने आया था राहुल, जयपुर का 30 साल का पत्रकार। अपने परिवार से अलग हो चुका था क्योंकि उसने एक भ्रष्ट नेता का सच उजागर किया था। अब वो दानापुर आया था सच्चाई खोजने, रिडेम्पशन पाने। वो अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था, लेकिन दिल के अंदर एक अदृश्य बोझ लिए चलता था। दानापुर में उसकी मुलाकात हुई कविता से, 27 साल की स्कूल टीचर, विधवा, जिसने 2 साल पहले अपने पति को बीमारी में खो दिया था। शांत पर मजबूत, कविता डर के बावजूद तर्क में विश्वास करती थी। वो अपनी 16 साल की बहन प्रिया की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग थी, क्योंकि प्रिया ने दावा किया था कि रात को कुएं से उसे कोई पुकारता है। धीरे धीरे राहुल की दोस्ती अर्जुन से हुई, एक 40 साल का खुरदुरा किसान, जिसकी बहन भी उसी कुएं में मरी थी। अर्जुन लीला को जानता था और मानता था कि उसकी आत्मा बदला ले रही है। वही मीना, गांव की बुजुर्ग हर्बलिस्ट, भी राहुल की राह में आई। उसने चेतावनी दी, वो कुआं अब सिर्फ पानी नहीं मांगता, वो आत्मा भी खींचता है। और फिर आया घटना का ट्रिगर, जब प्रिया डर पर काबू पाने के लिए शाम के वक्त चुपचाप कुएं के पास चली गई। राहुल और कविता उसे समय रहते खोज लाए, कांपती हुई, आंखों में डर। प्रिया बोली, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, कोई दिखा नहीं, लेकिन वो था। राहुल ने इसे बचपना समझा, लेकिन कुएं के पास खड़ा होते ही उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। जैसे वहां राहुल ने इसे बचपना समझा, लेकिन कुएं के पास खड़ा होते ही उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। हवा एकदम ठंडी हो गई थी, जैसे वहां कुछ और मौजूद हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ मीठा मगर सड़ा हुआ। प्रिया डर से कांप रही थी और कविता उसे बाहों में समेटे वापस घर ले गई। अगली सुबह राहुल ने तय किया कि वो इस कुएं के पीछे की सच्चाई तक जाएगा। सबसे पहले वो अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने बताया कि लीला पर गांव के बुजुर्गों ने सूखा पड़ने का दोष लगाया था। कहा गया कि उसके कारण फसलें मारी गई और उसने काले जादू से बारिश रोक दी। जब लोगों ने उसका बहिष्कार किया तो वो कुएं के पास फांसी पर लटकी मिली। पेट में बच्चा था। कोई अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। राहुल हैरान रह गया। एक निर्दोष महिला गांव की नफरत की शिकार बनी और मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। जब उसने ये बात मीना से पूछी तो मीना की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैंने लीला को बचाने की कोशिश की थी, उसने धीमे स्वर में कहा, पर तब मेरी आवाज कोई नहीं सुनता था। उसी रात प्रिया को फिर एक सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें खाली, कुएं के पास खड़ी थी और कह रही थी, आओ, नीचे आओ। प्रिया चीखती हुई उठ बैठी। कविता ने राहुल को बुलाया। राहुल ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। सुबह होते ही वो कुएं के पास गया, इस बार कविता और प्रिया को साथ लेकर। कुएं के किनारे उसने ध्यान से देखा। वहां की दीवारों पर तेज नाखूनों से बने निशान थे, मानो
कोई रेंगते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। बीच बीच में कुछ पुराने धागे, कंगन के टुकड़े और एक पुराना चूड़ी का छल्ला भी मिला। प्रिया फिर सहम गई। ये वही चूड़ी है जो मैंने सपने में देखी थी। राहुल ने उसे संभाला, लेकिन खुद भी भीतर से हिल चुका था। उसी रात राहुल को एक भयानक सपना आया। एक गहरा कुआं, उसमें से निकलते दो हाथ और एक डरावनी आवाज। वो झूठ बोले, मुझे दोषी ठहराया, अब मैं वापस आऊंगी। जब राहुल नींद से जागा तो देखा कि उसकी डायरी खुली हुई। उसी रात राहुल को एक भयानक सपना आया। एक गहरा कुआं, उसमें से निकलते दो हाथ और एक डरावनी आवाज। वो झूठ बोले, मुझे दोषी ठहराया, अब मैं वापस आऊंगी। जब राहुल नींद से जागा तो देखा कि उसकी डायरी खुली हुई थी और खुली हुई पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, शी इज वेटिंग। राहुल घबरा गया। कमरे की खिड़की खोली थी, जबकि उसने बंद की थी। हवा में फिर वही मीठी सड़ी हुई गंध तैर रही थी। सुबह होते ही वो सीधा कविता के पास पहुंचा। उसने सब बताया, सपना, डायरी और उस रहस्यमयी आवाज के बारे में। कविता चुप रही, फिर बोली, मैं भी कुछ महसूस कर रही हूं राहुल। ये सिर्फ डर नहीं है, कुछ है वहां। उसी दिन राहुल ने तहसील कार्यालय जाकर पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। वहां एक रिपोर्ट मिली। 2005 में एक आदमी ने कुएं में गिरने से पहले जिंदा बचा लिया गया था। उसने दावा किया था कि कोई उसे खींच रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मानसिक भ्रम मानकर मामला बंद कर दिया था। यह राहुल के लिए एक मोड़ था। क्या यह आत्महत्या या हादसे नहीं, बल्कि कोई इंसानी साजिश थी या कोई अलौकिक ताकत? शक की सुई घूमी अर्जुन की ओर। उसकी बहन कुएं की पहली शिकार थी। राहुल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है उस रात का? अर्जुन पे फर पड़ा। तुम बाहरी लोग आकर यहाँ सब उथल पुथल क्यों करते हो? हमने लीला को जो किया उसके पीछे वजह थी। तुमने कहा हमने, राहुल ने तुरंत पकड़ा। अर्जुन कुछ पल को चुप रहा, फिर गुस्से में वहां से चला गया। इधर मीना ने एक छोटा सा यज्ञ करने की ठानी ताकि आत्मा को शांति मिले। रात में उसने कुएं के पास राख, तुलसी और नीम की पत्तियां रखी और मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही अग्नि जलाने लगी, हवा तेज हुई और एक तेज चीख कुएं से निकली, इतनी भयानक कि गांव वाले डर कर अपने घरों में छुप गए। प्रिया, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, अचानक बोली, दीदी, वो मुझे बुला रही है। मुझे पता है वो चाहती है मैं फिर जाऊं वहां। कविता ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन अब उसमें हिम्मत भी थी। कविता ने प्रिया को सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। लेकिन प्रिया की आंखें अब भी कुएं की दिशा में टिकी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। राहुल अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो ये सब डर और अफवाहें थी, या वाकई कोई आत्मा इस कुएं से जुड़ी हुई थी। उसने मीना से पूछा, तुमने लीला को जाना था, क्या तुम जानती हो कि वो क्या चाहती थी? मीना की आंखों में एक पुराना दर्द उतर आया। मैंने उसे मना किया था गांव छोड़ने के लिए, पर उसने मेरी नहीं सुनी। वो माँ बनने वाली थी राहुल, और अकेली थी। सबने उसे डायन कहकर ठुकरा दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। क्या सच्चाई? राहुल ने झट से पूछा। गांव के कुछ रसूखदार लोग, जिनमें अर्जुन के पिता भी थे, उन्होंने जानबूझकर पानी की सप्लाई रोक दी थी ताकि लोग डरें और लीला पर इल्ज़ाम लगाएं। मीना ने कहा, लीला बस एक मोहरा थी। ये खुलासा राहुल को झकझोर गया। उसी रात कविता, प्रिया, राहुल, मीना और भारी मन से अर्जुन, सबने फैसला लिया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात को सब मिलकर
कुएं का सामना करेंगे। जब वो रात आई, आसमान में बादल थे और चांद पूरी तरह छुपा हुआ। कुएं के चारों ओर दिया जलाकर मीना ने अनुष्ठान शुरू किया। राहुल ने रस्सी कमर से बांधी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। दीवारें ठंडी और सीली थीं। जैसे जैसे वो नीचे गया, उसे सुनाई देने लगी धीमी फुसफुसाहट, झूठ, अन्याय, मेरा। नीचे पहुंचकर राहुल ने देखा कि कुएं के तले में पानी नहीं था, बल्कि एक सूखी जमीन थी। चारों ओर दीवारों पर अजीब चमकते हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग से उकेरे हों। और फिर एक आकृति सामने आई। एक औरत, बिखरे बाल, फटे कपड़े और आंखों में जमी नफरत की लाली। लीला, तुम सब झूठे हो, उसकी आवाज गूंजी। उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, अब तुम सब भी वही भुगतो। राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, लीला, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हम उसे ठीक करना चाहते हैं। कृपया हमें सुनो। लीला की आंखों में गुस्सा और पीड़ा के सैलाब थे। उसके चारों ओर काले धुएं की तरह कुछ लहराने लगा, जैसे हवा में दर्द बह रहा हो। मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया गया, उसने चीखते हुए कहा। मेरी आत्मा इस कुएं में बांध दी गई और अब ये कुआं मेरी भूख है। कुएं के ऊपर कविता और मीना मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं। अर्जुन कांप रहा था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। अंततः उसने टूटते स्वर में कहा, लीला की मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं थी। उस रात मेरे पिता और गांव के 3 बड़े लोगों ने उसे कुएं तक खदेड़ा था। मैं वहीं था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहा। राहुल ने कुएं के भीतर से यह सुना और चिल्लाया, लीला, सच्चाई सामने आ रही है। वो सब जिन्होंने तुम्हें सताया था, अब उन्हें नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो आज तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं, उन्हें मत सजा दो। लीला की आकृति कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कुएं की जमीन में हलचल हुई और एक छोटी सी रोशनी उभरी। एक बच्चे की छाया जो लीला के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कुएं के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई और राहुल को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही है। ऊपर से कविता ने रस्सी खींचनी शुरू की, लेकिन रस्सी खिंचती नहीं, जैसे कुएं ने राहुल को पकड़ लिया हो। मीना ने जल्दी से अपने झोले से जड़ी बूटियों की धूल निकाली और कुएं में डालते हुए कहा, मुक्त कर दो उन्हें लीला, वो तुम्हारे साथ नहीं थे। लीला ने आखिरी बार राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि थकी हुई शांति थी। उसने बच्चे की तरफ देखा और कहा, अब हम जा रहे हैं। एक चमकदार रोशनी कुएं में फैली और लीला की आत्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे हवा में घुल गई। दीवारों पर बने चमकते निशान बुझने लगे। राहुल की रस्सी अचानक ढीली हो गई और कविता ने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। राहुल जब कुएं से बाहर आया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। कविता ने उसे गले लगाया। तुम ठीक हो? वहाँ क्या हुआ? राहुल ने धीमे स्वर में कहा, वो चली गई। लीला और उसका बच्चा, उन्हें मुक्ति मिल गई। मीना ने कुएं की ओर देखा और कहा, कई सालों बाद ये ज़मीन अब पहली बार शांत हुई है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके ओठों से निकले, अचानक कुएं के पास खड़ी प्रिय ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखें खाली लग रही थीं। प्रिय, कविता घबरा गई और भागकर उसके पास पहुंची। प्रिय ने कुछ नहीं कहा, बस कुएं की ओर देखती रही। मीना ने धीरे से कहा, शायद कुछ अब भी बाकी है। अर्जुन, जो चुपचाप खड़ा था, अचानक जोर से रो पड़ा। मैंने बहुत देर कर दी। लीला को बचा सकता था, लेकिन मैं डर गया। मेरी बहन भी, वो भी उस भीड़ का हिस्सा थी। राहुल ने उसका कंधा पकड़ा। तुम्हारा सच बोलना ही सब बदल सकता था, लेकिन अब शायद उसका पछतावा ही तुम्हारा प्रायश्चित है। गांव वालों ने जब पूरी घटना के बारे में सुना तो पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब कुएं से वो अजीब सी गंध और ठंडक अचानक खत्म हो गई और दीवारों पर बने निशान मिटने लगे, तब धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि कुछ अलौकिक, कुछ अधूरा अब पूरा हो चुका है। कविता ने राहुल की ओर देखा। तुम यहाँ रहोगे?
राहुल मुस्कुराया। मैंने यहाँ कुछ खोया नहीं, लेकिन बहुत कुछ पाया है, और अब शायद ये मेरा घर है। मीना ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कुएं के पास एक छोटी सी चबूतरे पर एक दीपक जलाया, लीला और उसके बच्चे की याद में। कुछ दिन बाद राहुल ने एक लेख लिखा, धनापुर का कुआं, एक औरत की सच्चाई और गांव का प्रायश्चित, जिसमें उसने पूरी कहानी बिना भूत प्रेत के सच्चाई और अन्याय के चश्मे से लिखी। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, प्रिय अचानक उठी और बड़बड़ाने लगी। वो अभी भी देख रही है। धनापुर अब फिर से वैसा ही हो गया था जैसा कभी हुआ करता था, शांत, धूल से भरा, मगर इस बार एक अजीब सी हल्की ऊर्जा के साथ। कुएं के चारों ओर अब कोई नहीं जाता था, लेकिन अब वो डर की जगह श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। मीना ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, एक स्मारक, जिसमें लीला और उसके अजन्मे बच्चे की एक मिट्टी की मूर्ति रखी गई। हर पूर्णिमा को गांव के लोग वहां दीपक जलाते और बच्चे फूल चढ़ाते। वहां अब चीखें नहीं आती थीं, बस कभी कभी रात की हवा में एक ममतामयी स्त्री का गीत सुनाई देता था। राहुल वहीं रुक गया। उसने गांव में पत्रकारिता पर आधारित एक छोटा पुस्तकालय खोला, जहां युवा छात्र पढ़ने आते थे। उसकी और कविता की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दर्द, डर और उम्मीद सबने जगह बनाई थी। कविता अब गांव की नई शिक्षिका ही नहीं, बल्कि आवाज बन चुकी थी। वो लड़कियों को साहस, सुरक्षा और इतिहास पढ़ाती थी, और हर बार लीला की कहानी से शुरुआत करती। प्रिया अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने मीना से औषधियों और लोक कथाओं का ज्ञान सीखना शुरू किया, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष पर डायन का ठप्पा न लगे। अर्जुन गांव छोड़कर चला गया। कुछ लोगों ने सुना कि वो रेगिस्तान के किसी दूरस्थ मंदिर में रहकर प्रायश्चित कर रहा है। उसका बोझ अब शब्दों में उतर चुका था। राहुल का लेख छपा, धनापुर का कुआं, एक मां की चीख और एक गांव की चुप्पी। उसने किसी आत्मा या चमत्कार का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहानी में हर पंक्ति, हर सच, हर दर्द को महसूस किया जा सकता था। कुछ राजनेताओं ने नाराजगी जताई, लेकिन गांव वालों ने पहली बार खुलकर लीला की बात की। लेकिन एक रात राहुल अकेले अपने कमरे में बैठा जब बिजली चली गई। दिया जलाते हुए उसने देखा, उसकी डायरी एक बार फिर खुली थी। एक नया वाक्य लिखा था, स्याही अब भी गीली थी। मुक्ति मिली, लेकिन यादें अब भी बाकी हैं। राहुल मुस्कुराया। डर नहीं था अब, बस सम्मान और समझ। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। रात की हवा में एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू फैली थी। वही खुशबू जो कभी कुएं के पास दर पैदा करती थी, अब शांति दे रही थी। दूर कुएं की ओर देखते हुए उसने महसूस किया जैसे हवा में कोई आभार व्यक्त कर रहा हो। कविता धीरे से कमरे में आई। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। उसने एक कप राहुल को थमाया और बोली, अब ये गांव सच में आजाद हो गया है। लीला दीदी की आत्मा भी। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें उसकी कहानी को जीवित रखना होगा, ताकि कोई और लीला इस दुनिया में अन्याय का शिकार ना हो। प्रिय खामोशी से दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दीदी भैया, मैं चाहती हूं कि मैं भी लीला दीदी की कहानी पर गांव के बच्चों को पढ़ाऊं।
मीना मंदिर की ओर जाते हुए दिखी। वो अपनी झोली में कुछ फूल और अगरबत्ती लिए हर रात की तरह स्मारक पर चढ़ाने जा रही थी। उसकी चाल में अब कोई बोझ नहीं था, बस सुकून और कर्तव्य। तभी हल्की हवा फिर से चली और राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर से कोई आवाज आई हो, एक धीमी फुसफुसाहट। धन्यवाद। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी बंद की। उसने आखिरी शब्द लिखे, कभी कभी रूहें सजा नहीं, सिर्फ इंसाफ मांगती हैं। कहानी पूरी हो चुकी थी, मगर धनापुर की हवाओं में वो गाथा हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी रियल लाइफ हॉरर या मिस्ट्री बेस्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब, डरावना या फिर अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं उसे इस चैनल पर सुनाऊंगा, बिल्कुल आपकी ही जुबानी। शुक्रिया और मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अकेले मत जाइएगा।